नमस्कार। आज के समाचार इस प्रकार से हैं। जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी मनाने वाले आयोजकों ने अफजल की फांसी को शहादत घोषित कर दिया है। भारत के अभिन्न अंग कश्मीर की आजादी के लिए नारे लगाए गए। भारत की अखंडता को खुलेआम चुनौती दी गई। क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है? इन देशद्रोही छात्रों ने खुलेआम भारत की सीमा में रहकर भारत की बर्बादी के नारे लगाए। अफजल जैसे आतंकवादी की बरसी मनाने वालों ने अफजल को शहीद का दर्जा देकर उसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। सदियां दर सदियां बढ़ गई, रास्तों पे टक टक करके, घड़ियां दर घड़ियां बढ़ गई, दरवाजे पे दस्तक करके। वक्त बोले मैं तो चलता, पीछे छोड़ लम्हे अपने, हो तुम्हें जो फुर्सत बैठो, याद को गले लिपटाए। दरअसल बातें पुरानी हो चली, बातों के साथ तारीखें पुरानी हो चली, तारीखों के साथ इतिहास पुराना हो चला और इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने हो चले। लेकिन व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति इतिहास के गुलाम नहीं होते, वो तो तारीखों के भी गुलाम नहीं होते। इतिहास को तो लोग किताबों पर छपी इबारतों के जरिए जानते हैं, और व्यक्ति को जानने के लिए स्मृति के दरवाजे पर पड़ी एक ठक ठक ही काफी है। बात 13 अप्रैल 1919 की है, जब हिंदुस्तान की पकी फसल पर खून के छींटों की बारिश हुई थी। सानू शांति में ढंग दे नाल अपनी गल कह तो कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत सानू साडी गल कह तो नहीं रोक सकती। हर इंसान का जीवन सिद्ध अधिकार है, जमानदू हक है। रॉलेट एक्ट इंसानियत के नाम ते कलंक है। कोई भी इंसान इनू बर्दाश्त एक बाप चीखा था, एक बच्चा चिल्लाया था, और एक माँ अपने बच्चे की खून से रंगी लाश देखकर बिफर कर बोली थी, अपने बच्चे का मांस खाओगी? अगर इस साल फसल को मुंह से लगाया तो वो जमीन हमारी, वो मिट्टी हमारी, वो खेत हमारे। तुमने जन्मा है इस फसल को हमारे लिए, हमारी घाट डालकर
कटी है हमारी फसल, जहाँ उजड़े हैं हमारे खेत, जहाँ वीरान हुई है हमारी बैसाखी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाता पकड़ा गया। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? आजाद। आजाद? ये कैसा नाम है? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता? What the hell is going on? तुम्हारा घर कहां पर है लड़के? जेल खाना। Jail? You mean to say real jail? What the rubbish you talking about? ले जाओ इस लड़के को और 14 करोड़ की सजा दो। यस सर। वंदे मातरम। 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 आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम हार दो। ये बात कब की है? कल शाम की। कितने लोग थे? वो तो अकेला ही था, पर दूसरी तरफ 4-5 थे। चोट काफी आई? हाँ, लगी तो है। मैंने आज सुबह उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो बिफर गया कि सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा और प्राइवेट में जाने के पैसे नहीं हैं, इसलिए ऐसा ही चलने दो। उल्लू का पट्टा है। उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद हुए कितने साल हो गए? अब सरकारी अस्पताल जाने में क्या दिक्कत है? साले अंधे होके लड़ाई लड़ोगे? और तुम सब लोग मालूम तो कर लेते कि कौन लोग थे। वो तो मालूम पड़ गया, ऑफिसर्स लेन के साहबों के लौंडे हैं, लेकिन अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने FIR लिखवा दी है उल्टे उसके खिलाफ। अब कुछ किया तो झगड़ा बढ़ेगा। अब जितना बढ़ चुका है उससे आगे क्या बढ़ेगा? और बढ़ेगा तो निपट लेंगे। लेकिन मोइन है कहाँ? आपसे मिला था क्या भगवती भाई? हाँ, मिला था सुबह। लो आ गया। देख लो सालों ने क्या हालत की है इसकी। मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, एक लाइन में जवाब दे। उन लोगों के नाम
नाम? जिम क्रेन, स्टीफन क्रेन, बाकी दो को मैं नहीं जानता। ठीक है, चल सुख। मेरे दोस्त को मारेगा? महात्मा जी समझा है क्या? एक गाल पे मारोगे तो दूसरा आगे करेंगे। साले पक्के हिंदुस्तानी हैं हम। एक मारेगा तो दूसरा सूद के साथ लगा देंगे। और चल रहे क्रांतिकारी, बहुत हो गया। अंग्रेजी टट्टू आ रहे हैं सीटी बजाते हुए। चल चल। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण भगत सिंह और तमाम नौजवानों में रोष जाग उठा था और उन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए क्रांति का ये मार्ग अपनाना गलत नहीं समझा। वही दूसरी ओर क्रांति की राह पर चल रही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फैसला ले रही थी कुछ बड़ा करने का। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, सारा राशन खत्म हो चुका है और अगर आज भी राशन नहीं आया तो हम लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। और बाहर पुलिस का इतना कड़ा पहरा है कि हम बाहर भी नहीं जा सकते। ठहरो, मैं देखता हूं। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे क्या खाक ठीक है बिस्मिल साहब? ये देखिए, देखिए क्या लिखा है इस अखबार में। साले लिखते हैं बिल में छिपे क्रांतिकारी चूहे, और बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लौटे हैं। अब ऐसे हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला साथियों। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। और बाबू, अगर प्रचार करना है, हथियारों की जरूरत है तो पैसा तो लगेगा ही। और यहाँ हालात ये है कि खाने के लिए भी दाना नहीं है। तो क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा? रास्ता तो है, पर हम ही उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। देखो, पैसा तो हमें चाहिए और उसका केवल एक ही तरीका है। वो क्या? हम खजाना लूटेंगे। क्या कहा तुमने? यानी हम अपने ही देश को लूटेंगे? और हाँ साहब, अपने ही देशवासियों को लूटकर पैसे तो मिल जाते हैं और उस आवाम की नजरों में बदनाम हो जाते हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। अशफाक, मैंने ये कब कहा कि हम अपनी ही आवाम को लूटेंगे? हम लूटेंगे जरूर, पर वो खजाना सरकारी होगा। मतलब शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन जिसमें सरकारी खजाना होता है। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आजाद? सरकारी खजाना लूटना कोई आसान काम नहीं है। आसान काम होता तो ये काम बच्चे भी कर लेते, फिर ये एचआरए बनाने की आवश्यकता ही क्या थी? आजाद, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन उन गोरे अंग्रेजों की गोलियों के जवाब में हमारे पास है क्या? कैसे लड़ेंगे हम उनसे? और फिर तुम्हें क्या लगता है आजाद, उस ट्रेन में हथियारबंद सैनिक नहीं होंगे? अरे उसमें इतने सैनिक होंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। पानी की तरह
गोलियां बरसाएंगे आजाद, पानी की तरह। मौत से डरते हो? मैं मौत से नहीं डरता आजाद, लेकिन मैं जानबूझकर अपने साथियों को मौत के कुएं में नहीं ढकेल सकता। अरे मौत के कुएं में तो हम तब भी थे। पहले साले उन मुगलों के नीचे दबे रहे और अब इन अंग्रेजी कुत्तों के नीचे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम किसी भ्रष्ट सरकार के नेता की टट्टी साफ कर रहे होंगे। टट्टी। तुमने ठीक कहा आजाद, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो पहल करनी ही होगी। तो फिर हम क्यों नहीं? हम जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे क्या खाक मुंह तोड़ जवाब देंगे? आजाद, उस ट्रेन में हमारे अपने हिंदुस्तानी लोग भी होंगे, और अगर उनका खून बहा तो? अरे खून तो जलियांवाले बाग में भी बहा था, और गोलियां चलाने वाले थे अपने हिंदुस्तानी लोग। साले उस अंग्रेज डायर के तलवे चाट रहे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो फिर ये देश हो चुका आजाद। बोलो, है कोई जवाब? है कोई जवाब तुम्हारे पास? आजाद, हमला कब करना है? 20 दिन बाद। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। आइए चटर्जी बाबू, लगाइए और जोर लगाइए। पंडित जी, आपसे कोई मिलने आया है। कसरत के वक्त नहीं। लेकिन पंडित जी, वो अपना नाम भगत बता रहा है। बुलाइए। पंडित जी, मैं पानी लेकर आता हूं। नमस्ते पंडित जी। आओ आओ भगत आओ। आजादी के परवानों में पंजाब से तुम्हारा भी नाम आता है। इसी वजह से तो गोरे भारत छोड़ने पर मजबूर नहीं हो रहे पंडित जी। मतलब ये कि हम सभी अपने अपने क्षेत्रों से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। कोई पंजाब से, कोई बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई बिहार से। हमारी ताकत बटी हुई है पंडित जी, और हमें इसे एकजुट करना होगा। इसलिए मैं HRA ज्वाइन करने आया हूं। अरे अंग्रेजों के सामने नारे लगाना और बात है, पर अंग्रेजों पर गोलियां चलाना और बात। देखो भगत, हम गर्म दल के लोग हैं। हमें यह भी नहीं पता कि हम जिन लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे वो आजादी के बाद हमें याद भी रखेंगे या नहीं। अरे भाई, कुछ और अहिंसावादी लोग भी हैं जो देश को आजाद करवाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तुम उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो। नहीं पंडित जी नहीं, ये गोरे अंग्रेज चालाक लोमड़ी की तरह हैं। इनके एक थप्पड़ का जवाब हमें 2 थप्पड़ से देना होगा, तब जाकर ये हमारा देश छोड़ेंगे। देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, पर जब अंग्रेजों ने पोह के महीनों में बर्फ की सिल्लियों पर लिटाकर पीठ पर कोड़े बरसाए और जख्मों पर नमक लगाया ना, तो ये सारी की सारी देशभक्ति धरी की धरी रह जाएगी और खून जमा का जमा। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है पंडित जी, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो ये है कि जिस्म से टपकी खून की एक बूंद आने वाली नस्ल के खून में उबाल ला सकती है या नहीं। और जहां तक आजादी का सवाल है, तो मैं ये बतला दूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है पंडित जी, जरूरी ये है कि ये आजादी हमें कैसे मिलती है। कहीं हमें ये गलत तरीके से मिल गई तो मुझे ये कहने में हिचक नहीं होगी कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे रहेंगे। गोरे चले जाएंगे, उनकी जगह साले भूरे आ जाएंगे। चारों ओर काला बाजारी का साम्राज्य शुरू होगा, घूसखोरी
घूसखोरी सर उठाकर नाचेगी। अमीर और अमीर होगा और गरीब और गरीब। धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा नंगा नाच शुरू होगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। तो तुम मानोगे नहीं भगत? अरे आओ भाई, चारे में तुम्हारा स्वागत है। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार। और 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए 8 नंबर डाउन पैसेंजर चली, जिसमें था सरकारी खजाना और उसमें सवार एचआरए के सदस्यों को इंतजार था एक छोटे से स्टेशन के आने का, जिसका नाम था काकोरी। वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा, और भगवान ना करे अगर मेरे कदम लड़खड़ाए तो मुझे मारने में कोई संकोच मत करना। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की
हिंदुस्तानी को मारना नहीं चाहते। मैंने कहा हथियार फेंको, फेंक दो बंदूक। मनवर, मनवर जल्दी करो, क्या कर रहे हो? जल्दी करो मनवर, लाओ लाओ मुझे दो। Security. Close all the stations between Shahjahanpur and Lucknow. Raid Meerut and Banaras. Recruit new agents in Delhi, Agra, Gwalior and Jhansi. Send one squad to Calcutta. This is the same bloody Hindustan Republican Association. Pick up their Sanyal. Call Special Force of Kanpur. I want you to see all that bastard in the prison. You understand that? Do it fast. Yes, sir. अंग्रेजों ने सारा हिंदुस्तान छान मारा। एक एक कर सभी एचआरए के सदस्य पकड़े गए। किसी को फांसी हुई तो किसी को आजीवन कारावास। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मुकुंदी लाल किसी तरह बच निकले और इस तरह एचआरए का एक सुनहरा अध्याय समाप्त हो गया। एचआरए के खत्म होने के बाद सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर एचएसआरए बनाई, जिसका कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद को बनाया, पर उनका नाम बदलकर बलराज रखा गया। दादा, मैं एक सवाल पूछना चाहता है। मिस्टर सिंह, हमारी एचएसआरए के कमांडर इन चीफ मिस्टर चंद्रशेखर आजाद हमारी मीटिंग में क्यों नहीं आए? दादा, इसकी कोई खास वजह? इसका जवाब शिव वर्मा देंगे। पटना गए हैं। कल सुबह डंड पेलते हुए मिले थे। मीटिंग की याद दिलाई तो कहने लगे कि शिव वर्मा, पहली गलती तो ये कर रहे हो कि हमारे से कसरत करते हुए बात कर रहे हो, और दूसरी गलती ये कर रहे हो कि पार्टी की गतिविधियों की जानकारी नहीं रखते, वरना कब का मालूम पड़ जाता कि आज रात की गाड़ी से हम पटना जा रहे हैं और कल की मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। मैंने गलती से पटना का पता पूछ लिया तो बोले कि या तो मैं जानता हूं या फिर मेरा ये बमतल बुखारा किसी तीसरे को जानने से पहले ही उड़ा दूंगा। अरे ये बमतल बुखारा क्या चीज है भाई? 6 राउंड के होते हैं, पंडित जी के पास 10 राउंड के हैं। तो ठीक है, फिर ये तय रहा कि आज से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ। और अब आता है हमारा पहला टारगेट। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर आ रहा है। लाला जी उसका विरोध करेंगे और हमें भी उनका साथ देना होगा। लाला जी ने कहा है अहिंसा से, और हमारा नारा होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन गो बैक के नारों की गूंज जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत के कानों में पड़ी, उन्होंने लाठियां बरसानी शुरू कर दी, और यही क्रूरता कारण बनी लाला जी की मौत का। इस हादसे से सभी क्रांतिकारी क्रोध से भर उठे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने लाला जी की मौत का बदला लेने की ठानी।
स्कॉट को मारने का प्लान बनाकर। सुखदेव, भगवान दास और विजय उसके आने का टाइम चेक करेंगे। और हाँ, उसकी शक्ल को कौन पहचानता है? जयगोपाल। मोटरसाइकिल पर आता है साला। डीएवी कॉलेज के सामने मैं देखते ही इशारा कर दूंगा। वैसे पिस्तौल किसके पास है? मेरे पास है, और राजगुरु पहली गोली चलाएगा। किसी ने पीछा किया तो पंडित जी संभालेंगे। हाँ, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। और ये क्या, जयगोपाल ने गलत इशारा कर दिया। स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया। उस हत्याकांड के बाद अंग्रेजों को एक सिख नौजवान की तलाश थी जिसने सैंडर्स पर गोलियां चलाई थी, पर बड़ी ही होशियारी से भगत सिंह अपने केश कटवाकर दुर्गा भाभी का पति बन लाहौर से अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकता हुआ निकल गया। और फिर एक दिन बहरी सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली असेंबली में धमाके का प्लान बना, पर यह धमाका जानलेवा नहीं था। The British Empire was established by the fraud and forgery of the Clive and hostage. It is being maintained by the British bayonets, and henceforth we say in a loud and roaring voice that down with imperialism. Workers of the world, get united. Long live revolution! Down with imperialism. Long live revolution! Down with imperialism. Long live revolution! Down with imperialism. Long live revolution! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! What are you talking about, you bastard? पानी 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 सालो, पानी तो पिला दो।
इंतजार कर रहे हो सालो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कि ऊपर से कोई पैगंबर आएगा और तुम्हें छुड़ा कर ले जाएगा? सालो जानते हो ना, ये लाहौर सेंट्रल जेल है, लाहौर सेंट्रल जेल, खान बहादुर का इलाका। हाँ? सालो ये दिल्ली या कानपुर नहीं है जहां पर तुम अपने आप को महफूज समझो, समझे? और तू हाँ अंग्रेजी अफसर को गोली मारोगे, अंग्रेजी अफसर को गोली मारोगे साले? ये साला अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर लोगे तुम? हाँ अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर लोगे? हाँ घुसेड़ दो पूरा का पूरा खाना इनकी नाक के छेद से अंदर। मैं भी देखता हूँ कि ये भूख हड़ताल कब तक चलती है। हाँ? हाँ? ये हड़ताल रुकेगी नहीं, ये जंग रुकेगी नहीं। हमारी लड़ाई तो अब शुरू होती है। We want the facilities equivalent to the European prisoners. ये हमारा हक है और ये हम तुमसे लेकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बराबर का हक चाहिए तुझे? हाँ बराबर का हक चाहिए तुझे? ये ले, ये ले, ये ले बराबर का, ले बराबर का। तू भी ले, ये 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 ले। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यतींद्र दा, यतींद्र दा, यतींद्र दा, भगत भगत यतींद्र दा के फेफड़ों में एक सेर दूध भर गया है, उसका बदन कर रहा है भगत। उसकी जुबान ऐंठ रही है, उसकी जुबान ऐंठ रही है भगत। इसकी नाड़ी जा रही है भगत। भगत ये अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा। उसके खून का दौरा उसके दिल के आसपास सिमटा है। क्या कोई कुछ नहीं कर सकता? क्या कोई कुछ नहीं कर सकता भगत? हौसला रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यतींद्र दा, यतींद्र दा, ये हड़ताल नहीं रुकनी चाहिए। यतींद्र दा, ये जंग नहीं रुकनी चाहिए। हिंदुस्तान का ये उमड़ता हुआ संग्राम नहीं रुकना चाहिए। ये दौर चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए जब तक ये हम हासिल ना कर ले कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोंट यू फॉरगेट दैट द सोल ऑफ दिस नेशन हैज had enough from you, the Britishers, and now it needs something from us, and we are out and out prepared to give the most precious thing we have, and that is our lives. तब मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि शरेआम ब्रिटिश हुकूमत के इस जुल्म को लानत भेजता हूं, यतींद्र दा को तुरंत रिहा किया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सर झुकाता हूं शर्मिंदगी से इस हैवानियत के सामने, यतींद्र दा को कैसे भी बचाया जाए। और गणेश शंकर विद्यार्थी बोले, आई स्पिट ऑन द करेज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हु डोंट इवन नो हाउ टू किल। यतींद्र दा नहीं रहे और उस दिन भगत सिंह के साथियों में से ये पहली मौत थी। मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैंने तुम लोगों को सिर्फ इसलिए तैयार किया है कि एक दिन किसी एक मिशन पर भेजकर हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। इसे खोना नहीं कहते पंडित जी, इसे तो पूरी तरह से पा लेना कहते। और कल जब मैंने सफाई सेवक के 8 साल के बच्चे को पूर्ण स्वराज का नारा लगाते देखा तो मेरा लक्ष्य पूर्ण हो गया था पंडित जी। और रही बात भूख हड़ताल की, तो यह अब भी नहीं रुकेगी।
और उसके बाद जापान, कनाडा, पोलैंड और दक्षिण अमेरिका से सैकड़ों चिट्ठियां आने लगी समर्थन के तौर पर। लोग सड़कों पर निकल आए थे, जगह जगह हड़तालें फूट पड़ी थी। किसान और मजदूर वर्ग रेले के रेले बनाकर उमड़ पड़ा था। अखबार हुकूमत के खिलाफ आग उगलने लगे थे। कि तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन आन शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो देखो आ गया जज। ऑर्डर ऑर्डर। This is 5th May 1930। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की कार्रवाई शुरू होती है। बहुत जल्दी शुरू नहीं हो गई, अभी तो 1 साल ही हुआ है पकड़े को। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सिंह एंड ग्रुप, आप लोगों पर सुप्रिटेंडेंट सैंडर्स को नाजायज हथियार से कत्ल करने का इल्जाम लगता है। हाउ डू यू प्लीड? गिल्टी और नॉट गिल्टी? नॉट गिल्टी। जी अगर जायज हथियार से मारते तो क्या इल्जाम नहीं लगता? ऑर्डर ऑर्डर। बिहेव प्रॉपर्ली, दिस इज कोर्ट। अच्छा हुआ बतला दिया, हम समझे थे। मिस्टर सिंह, जैसा कि सबूत बतलाते हैं, असेंबली बम केस में भी आपकी जेब से इंग्लिश पिस्टल बरामद हुई थी। अब ब्रिटिश हुकूमत के पास हथियारों की कमी तो है नहीं। मुझे हैरानी ना होती अगर उस दिन मेरी जेब से इंग्लिश टैंक बरामद कर लिया गया होता। मिस्टर सिंह, आप लोगों ने अपना वायदा तोड़ा है। आप लोगों ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आप लोगों ने अपना वायदा तोड़ा है। आपने हमारी मांगे मान ली थी, लेकिन उन्हें अमल करने से इनकार कर दिया। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट की हालत में हैं। और आपसे ज्यादा इस बात का एहसास किसी को नहीं है कि आज हम वार्निंग देने की हालत में हैं। वार्निंग! आप लोगों की डिमांड्स पर गौर किया गया है। आपके खाने को लेकर की गई कंप्लेंट्स बेबुनियाद पाई गई हैं। और वैसे भी इस समय हमारी जेलों के खाने का स्टैंडर्ड एवरेज से बेहतर है। सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी को अगर ब्रिटिश सरकार बेहतर कहती है, सो वी रियली डाउट द ब्रिटिश टेस्ट ऑफ फूड। लंदन में इसे पोटैटो विद कॉकरोच एंड चपाती विद फिल्स के नाम से सर्व किया जाता होगा। हिंदुस्तान में इसे घटिया खाना कहते हैं जनाब। घटिया! आपकी दूसरी मांग है कि आप लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इसलिए आपसे स्तर से नीचे का काम ना करवाया जाए।
काम काम होता है मिस्टर सिंह, उसमें स्टैंडर्ड की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो फिर किसी दिन बग्घी में हमें बिठाइए और खुद अपनी मेम को लेकर बैठिए आगे, घोड़े की लगाम थामे, और फिर अपनी मेम से कहिएगा कि अपनी पतली महीन आवाज में कहे, हटो हटो मिस्टर सिंगारी। काम के स्टैंडर्ड का फर्क मालूम पड़ जाएगा। आपकी तीसरी मांग है कि आपको किताबें और लिखने का सामान बेरोक टोक देने की सुविधा की जाए। साथ ही हर प्रिजनर को कम से कम एक न्यूज़पेपर सरकारी खर्च पर मुहैया कराया जाए। नहाने की अच्छी सुविधा हो और पहनने को साफ कपड़े। आपको क्या लगता है मिस्टर सिंह कि आप किसी हिल स्टेशन पर बैठे हैं और कैजुअल लीव पर हैं? सर जी, आप लोग अपना घर बार छोड़कर हमारे मुल्क में इस तरह से घुस आए हैं जैसे कोई ऑनरेबल लेडी अपना नाजायज बच्चा पैदा करने के लिए सोसाइटी से भाग कर चली आती है। और आपको क्या लगता है कि हमारा मुल्क कोई नर्सिंग होम है और आप मैटरनिटी लीव पर हैं? माय लॉर्ड, कैन आई इंट्रोड्यूस माय न्यू विटनेस? यस यस, यू मे। फनिंदर नाथ घोष हाजिर हो। आपका नाम क्या है? दशा, मेरा नाम फनिंदर नाथ घोष है और मैं इनके साथ फिरोजशाह कोटला की मीटिंग से लेकर बम फैक्ट्री तक था। मिस्टर घोष, इन लोगों ने नाजायज बमों की फैक्ट्री लगाई, आपने इस काम में इनकी हेल्प की? जी वकील साहब, मगर फैक्ट्रीज बनाने के लिए तो काफी पैसों की जरूरत पड़ती है। अरे नहीं दादा, इतने पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ती, कम से कम में भी काम चल जाता है। जज साहब, सस्ती चीजों से सिर्फ पटाखा बन सकता है, बम नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे क्या बोला, क्या बोला? पटाखा? अरे पोटेशियम नाइट्रेट 50%, साल्टपीटर 70%, सल्फर 15%, चारकोल 10%, और उसके बाद घर में काम आने वाला शीशा किरचे, उन सबको एक मेटल के खोल के अंदर भर के बेवकूफ, बम बनाने की सारी विधि पत्रकारों से भरी अदालत में बक गया। अब अखबार के फ्रंट पेज पर बम बनाने की विधि छप जाएगी। साले गद्दार। गद्दार? मैं गद्दार नहीं हूं, अरे मैं एक समझदार हूं। तुम सब मारोगे, तुम सब के सब मरोगे, कुत्ते की मौत मारोगे तुम सब के सब। मैं गद्दार नहीं थे। Order, order. You will have to follow the rules and regulation of the court. Mr. Singh, आप लोगों को हथकड़ी पहननी पड़ेगी। लेकिन कोर्ट के रूल्स के मुताबिक आप मुजरिम को कोर्ट में हथकड़ी नहीं पहना सकते। आपको हथकड़ी पहननी ही होगी। This is my order. Do hell with your law and orders. हम हथकड़ी नहीं पहनेंगे। आपको जो फैसला लेना है आप ले सकते हैं। और वैसे भी ब्रिटिश हुकूमत के फैसले तो इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। ना ही हमें इन्हें सुनने की ख्वाहिश बची है और ना ही इनका इंतजार करने का सब्र। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! हमारी जिंदगी कहीं भी जाए, लेकिन हम हिंदुस्तान को महाभारत के बाद वाला आजाद भारत तो नहीं देना चाहेंगे, जहां भूख पनपे, जहां गरीबी फैले, जहां महामारी उमड़े, जहां भेड़ियों का राज हो, जहां कबूतरों का सहनापन हो। हम तो देना चाहते हैं वो देश जहां उमंगे हो, जहां तरंगे हो, जहां खूबसूरती हो, जहां भाईचारे का साम्राज्य रहे। हमारा इनकलाब कोई खून आलूदा नहीं है, इसे तो फूलों की पंखुड़ियों से
पोस पोस के पैदा किया गया है। हमारा इनकलाब आएगा, यह अलग बात है कि हम उसे अपनी जिंदा आंखों से देख पाते हैं या नहीं। यह हमने चुना है, यह हमारा फैसला है। अगर हमारे इस फैसले से आने वाले हिंदुस्तान को एक नई राह मिलती है तो यही हमारी उपलब्धि होगी। हमारी क्रांति कोई बम पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। हमारे लिए उसका अर्थ है बदलाव। हमारा ये काम हमारे इंसानियत के प्रति रुझान को ही दर्शाता है। लोगों की यादों में बसना हमारा मकसद नहीं है, कल हमारा फैसला है। मजेदार बात नहीं है कि हमें पहले से ही मालूम है कि यह फैसला क्या होगा। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। और उस सदी का वो सबसे अनोखा मुकदमा चला जिसमें अभियुक्तों को तलब करने की जरूरत ही नहीं समझी गई। अब फैसला सुनाया जाता है। प्रेमदत्त 3 साल बामुशक्कत, कुंदनलाल 7 साल बामुशक्कत, शिवलाल वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, कमलनाथ गया प्रसाद, किशोरी लाल, महावीर सिंह आजन्म काला पानी। और 24 मार्च 1931 सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है। To be hanged till death. पंडित जी, आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। आप मेरी मानिए, कल ही रशिया निकल जाइए। और मैं अपने साथियों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दूं? देखो सुखदेव राज, मैं उन सबको बिना जेल से छुड़वाए कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पंडित जी, पुलिस का पहरा बहुत बढ़ गया है। वो आपको पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तुम मेरी चिंता ना करो। ये लो पैसे हैं, इसे रखो अपने पास। लेकिन पंडित जी, मैं कह रहा हूं। तुम जाओ। पंडित जी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने कहा तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो, जाओ यहां से।
तुमको वतन वालों कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी ना मेरे वास्ते रोना। निगाहे मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे मेरा रंग दे। निकले हैं वीर जियाले जो अपना सीना ताने। हंस हंस के जान लुटाने। आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने। तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदलाने। तेरे लाल चले हैं माए बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे मेरा रंग दे। रंग दे
माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे मेरा रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे मेरा रंग दे।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ोए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की सन्नाटा है, वीराना है, जो इशारा कर रहा है किसी आने वाले तूफान का, किसी बवंडर का। आज के इस दौर में अत्यंत दुख से कहना पड़ रहा है कि हम ना सिर्फ इन देशभक्तों के बलिदान को लज्जित कर रहे हैं, बल्कि उनके द्वारा प्रदान की गई इस आजादी को शर्मिंदा भी कर रहे हैं। JNU दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, कश्मीर और देश के कई कोनों के विश्वविद्यालयों में सरकारी छूटों के साथ शिक्षा ले रहे अनेक भटके हुए विद्यार्थी, नासमझ बेगैरत विद्यार्थी इन शहीदों की महानता को भुलाकर उनकी तुलना अत्यंत ओछे तरीके से कर रहे हैं। शर्म आती है इन बयानों पर, इन भाषणों पर, इन संकीर्ण विचारों पर। यह जंग हमने सिर्फ नौजवानों की गाड़ी का पोस्टर या कैलेंडर पर छपने के लिए नहीं लड़ी थी। मुझे रखना ही चाहते हो तो अपने दिल में रखो। मुहिम शुरू करो। कठिनाइयां तो बहुत आएंगी, लेकिन रुकना मत, क्योंकि रुक गए तो थक जाओगे। मैं थकने के बावजूद चलने की कोशिश कर रहा हूं, पर हम उन महान देशभक्तों जैसे नहीं बन सकते। लेकिन कम से कम उनके सम्मान में छोटी बात कहकर उनका अपमान तो न करें, उनकी शहादत का तिरस्कार तो न करें। हाँ, बस कभी कभी रातों में उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आता है तो ये पूछने की इच्छा जरूर होती है, मेरे देश के शहीदों, क्या यही था वो आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तस्वुर आपने किया था?
आपसे आऊंगा 10 मिनट ये वो कलाकार हैं जिन्होंने आपको सच्चाई से अपना परिचय कराया। आज इस प्रोग्राम को पूरा डायरेक्ट करने में ये छोटे छोटे कलाकार थे जिन्होंने दिन रात मेहनत किया और आपके सामने सच्चाई से सामने लाया। मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने जो मैसेज दिया है वो आपके दिल में उतरा होगा। हमने चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को तो नहीं देखा होगा, लेकिन आज इनके अभिनय ने आपके दिल में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और लाहिड़ी को जिंदगी कर दिया होगा। हम उन सपूतों को यहाँ इस मंच के माध्यम से, सभागार के माध्यम से आप सभी की उपस्थिति में सादर नमन प्रणाम करते हैं और वंदन करते हैं। और फिर से हमारे देश में जरूरत पड़ी तो ऐसे नौजवान फिर पैदा होंगे और फिर शहादत की इबादत को लिखने के लिए तैयार होंगे। हम एक हैं, हम एक रहेंगे। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। अब आप थोड़ा सा समय मुझे दें, 10 मिनट का। शिष्टाचार की परंपरा में हम अपने अतिथिगणों को मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। अतिथिगण जो दूर से आए हुए, जो लोकल हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। आप लोग कृपया भोजन ग्रहण करके जाएंगे। भोजन का डाइनिंग एरिया है। तो मुझे ये लगेगा कि आज आपने पूरा कार्यक्रम किया और आपने कार्यक्रम में पूर्ण श्रद्धांजलि दी। कृपया, धन्यवाद बेटा, थैंक यू। इस कार्यक्रम के समापन तो भी नहीं कह रहा हूँ, समापन अध्यक्षीय भाषण से होता है। मैं इस समय हम लोगों के बीच में बैठे हैं, हम लोगों के अगुआ, हम लोगों के नेता माननीय सूरज सिंह जी, आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया बच्चों के लिए आशीष वचन दें। माननीय सूरज सिंह जी।